दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लेके आ गया हूं मैं विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाग 2। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अध्याय 7 से आगे के प्रश्नोत्तर के उत्तर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें मैंने आप लोगों को 7 अध्याय से आगे के जो भी प्रश्नों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को समझाए हैं। अध्याय 6 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिए थे। अगर आपको वो देखने हैं तो जो ऊपर लिंक आ रही है इस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर जाकर के आप मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं बच्चों। अध्याय 7 जीवों में विविधता। इसमें आप लोगों को देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को ये जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये मतलब ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को तैयार करने ही है। बात करते हैं हम अपने प्रश्नोत्तरों की। जैसे ये लिखा है, जगत मोनेरा या प्रोटिस्टा के 4 कारण बताने हैं, मतलब कारण नहीं लक्षण बताने हैं। तो ये मोनेरा जगत के 4 लक्षण क्या हैं, तो ये लिखे हुए हैं 4 लक्षण। इनको आप लोग देख लीजिएगा। क्या इनमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है, इनकी भित्ति, कोशिका भित्ति कैसी होती है, अत्यंत सुदृढ़ मतलब मजबूत होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी तथा रिक्तिका भी अनुपस्थित होती है, मतलब नहीं पाई जाती। और ये प्रकाश संश्लेषी रसायन या परपोषी होते हैं। ठीक है ना, ये प्रकाश संश्लेषी रसायन या परपोषी होते हैं। 4 अंतर होगा, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखो एक प्रश्न ये है, हालांकि ये पूछने के चांसेस तो कम है, फिर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कवक जगत के 4 लक्षण देख लीजिएगा आप लोग। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बच्चों, तो आप लिख देना ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भूमि पर जीवित रहता है, परंतु यह लैंगिक जनन के लिए जल पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता। मतलब कि जिंदा तो ये जमीन पर रहता है मगर अपने संतान उत्पन्न करने के लिए ये कहाँ जाता है, जल पर। आज मुख्य रूप से यह नम जगह या फिर छायादार पहाड़ियों पर या फिर पुरानी नमी की दीवारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये रहने दो आप ये फालतू चीज। फिर आप लिखना, ब्रायोफाइटा आमतौर पर पौधे एवं तनाव एवं पत्तियों से विभाजित नहीं रहते हैं। वह उनके आसपास कहीं जुड़े हुए ही रहते हैं। वह हमसे दूर कभी नहीं जा सकते क्योंकि पेड़ के पास नमी होने के कारण वह जीव इससे दूर नहीं जा सकता। ये लिख दीजिएगा। अगर आपके पास कोई अच्छा उत्तर है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अब ये प्रश्न आया, संघ एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के 2 अंतर या 2 लक्षण। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ बच्चों ये वाला है जो संघ पोरीफेरा, इनके लक्षण भी पूछे जा सकते हैं। इनको आप लोग देख लीजिएगा, संघ पोरीफेरा के लक्षण। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। जैसे यहाँ पे देखें, मत्स्य वर्ग के लक्षण और जलस्थलचर के 2 लक्षण। तो ये है मत्स्य वर्ग के लक्षण। तो मत्स्य वर्ग क्या होते हैं, ये लिखा हुआ है, ये मत्स्य वर्ग और ये जलस्थलचर वर्ग। इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद गति अध्याय आया। तो गति अध्याय में बच्चों जैसे कि पहला प्रश्न है, औसत चाल किसे कहते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो औसत चाल की डेफिनेशन देख लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। ये है और यहाँ पे बाकी बची हुई ये लिखी हुई है। इसका ये सूत्र जरूर तैयार कर लीजिएगा। औसत चाल क्या होती है, तो क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय, ये होती है औसत चाल। अब इसके बाद है एक समान गति किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ये भी तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न और आता है, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? ठीक है, तो ये है एक समान गति क्या होती है, जब कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करती। मतलब कि एक व्यक्ति जैसे मान लो कि बाद 10 कदम में 5 मीटर चला, तो दूसरे बार वो 10 कदम में फिर 5 मीटर चले, तीसरी बार भी 10 कदम में 5 मीटर ही चले, या अलग अलग लोग हैं वो 10 कदम में 5 मीटर की दूरी ही तय कर रहे हैं, तो वही कहलाती एक समान गति। ठीक है, और असमान गति क्या होती, एक व्यक्ति 10 कदम में 5 मीटर चल रहा है, एक व्यक्ति 10 कदम में 6 मीटर चल रहा है या 4 मीटर चल रहा है, तो वो असमान गति होती। बहुत सिंपल है, नाम से ही स्पष्ट है बच्चों। समान गति मतलब कि एक सी गति और असमान गति मतलब कि अलग अलग गति, तो वही चीज़ है। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, फिर त्वरण की डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। त्वरण किसे कहते हैं, कि त्वरण का तो आप लोग ये सूत्र याद करना, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। त्वरण को किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। इसकी परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। इसको तैयार कर लीजिएगा। चाल एवं वेग में क्या अंतर होते हैं, याद रखिएगा। चाल एक अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि है। चाल चलने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी के खिलाफ कोई चाल चलना हो, साजिश रचनी हो, उसके लिए दिशा नहीं चलती। हालांकि ये चाल दूसरी चाल है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो क्या है, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं और विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। याद कर लीजिएगा आप लोग।
इसके बाद दूरी विस्थापन में अंतर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। फिर अध्याय 9 की बारी आती है बल एवं गति के नियम। इसमें ये प्रश्न है न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम की आपको उत्पत्ति करनी है। तो बच्चों इसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है F=ma, उसको आप चाहे तो देख सकते, पूरा मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है तो आप देख सकते आपको करना है कि नहीं करना। चौथा प्रश्न ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? जड़त्व के नियम के कारण। क्या लिख दोगे आप लोग इसमें? अगर आपसे कुछ भी ना बने तो आप यही लिख देना कि ऐसा जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि जब बस चलती रहती है तो मनुष्य, उसमें बैठे मनुष्य का शरीर भी आगे की ओर गति करता है, मगर जब बस रुकती है अचानक तो उसमें बैठे यात्री का आगे का शरीर गति ही करता रहता है, और जबकि निचला शरीर क्या होता है? बस के साथ रुक जाता है। इसलिए बस के रुकने पे हम आगे की ओर झुक जाते हैं। बहुत अच्छा उत्तर है बच्चों, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद ये कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? क्यों खींच लेता है? ताकि संवेग कम किया जा सके। क्या होता है इससे? क्या होता है? हाथों को पीछे खींच लेने से गेंद का जो संवेग होता है वो शून्य हो जाता है और गेंद क्या हो जाती है? विराम अवस्था में आ जाती है। फिर ये पूरा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, हालांकि आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्पष्ट करने को कहा है ना, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब ये तो गणितीय रूप है, इसमें जरूरत नहीं है आपको। तो ये हो गया आप लोगों का। फिर बारी आई अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में आप लोगों को ये देख लेना, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है भार का एसआई मात्रक? न्यूटन होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ये चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? तो बच्चों चंद्रमा पर इसका हो जाएगा 1/6 हो जाता है, मतलब 30 का बचेगा केवल कितना? 6 का भाग कर दोगे तो 5 न्यूटन। मतलब याद रखना कि कोई वस्तु अगर पृथ्वी पे 30 किलो की है तो चंद्रमा पे कितने की बचेगी? 5 किलो की। उस जितने भी किलो की पृथ्वी पे है वो उसमें 6 का भाग कर देना तो वो आ जाएगा चंद्रमा का वजन। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। तो क्या होता है बच्चों? इस ब्रह्मांड में हर वस्तु एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है ना। क्या विश्व का प्रत्येक पिंड हर एक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, और ये दोनों पिंडों के जो द्रव्यमानों के गुणनफल के ये जो बल होता है ये समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लिख करके पूरा आप लोगों को ये चित्र बना देना और ये इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको कर लेना है पूरा। फिर ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण लगाती है। तीसरा देख लेना, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम किसे कहा जाता है? इनके उत्तर भी मैं बताते जा रहा हूँ आप लोगों को, तो स्क्रीनशॉट आप लेके तैयार कर लीजिएगा इनको। बारी आती है अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जैसे ये प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद द्रव्यमान एवं भार में क्या अंतर है? इसको देख लीजिएगा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्प्लावकता क्या होती है? तो बच्चों अगर गेंद को पानी में डुबोगे आप, किसी गेंद को या फुटबॉल को आप पानी से भरी बाल्टी में जब डुबोते हो तो क्या होता है? वो बाहर निकलने का प्रयास करती है, वही बल उत्प्लावन बल कहलाता है, और ये घटना उत्प्लावकता कहलाती है। क्या? कि तरल पदार्थ की वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को उसमें डुबोए जाने पर वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, इसे उत्प्लावन बल कहते हैं, और ये घटना उत्प्लावकता कहलाती है। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। बस इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। अब बारी आई कार्य एवं ऊर्जा, अध्याय 11। बच्चों देखो, मैं अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, आप लोगों को अपनी तैयारी भी करनी है। तो बच्चों अध्याय 11 में तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें कुछ को तैयार कर लीजिएगा। जैसे कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुणित विस्थापन होता है। 1 जूल कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। बारी आती है अध्याय 12, ध्वनि। तो देखें, ध्वनि में आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि ये 1 नंबर के प्रश्न हैं, अवश्रव्य ध्वनि क्या होती है, पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, तो ये लिखे हुए हैं उत्तर पूरे, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये प्रश्न, संपीड़न और विरलन क्या होता है? तो बच्चों संपीड़न मतलब होता है सिकुड़ जाना, और विरलन क्या हो जाता? फैल जाना। इसी चीज़ को यहाँ पे विज्ञान में बताया गया है। तो ये उत्तर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों को तैयार कर लीजिएगा। इसी के नीचे एक प्रश्न तीसरा है। देखिए, मैं प्रश्न बैंक से आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो प्रश्न बैंक आपके पास है तो निशान लगा लें, और नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके इनको आप लोगों को तैयार कर लेना है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग, इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद ये प्रश्न है,
चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करती है, इसको आप लोगों को तैयार करना है। तो क्या होता है, चमगादड़ की आंखें कमजोर होती हैं, इसलिए वो शिकार नहीं देख पाते अपना, या रात्रि के समय चमगादड़ को अपना शिकार नहीं दिखाई देता, तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर से एक तरंग छोड़ती है। अगर वो तरंग किसी ठोस पदार्थ या दीवार से टकरा के वापस उसी के शरीर में आती, चमगादड़ के शरीर में, तो उसको एहसास हो जाता है कि सामने दीवार है। और जैसे ही वो किसी जीव से टकराती है तो वो तरंग जब लौटती है तो अपने साथ कुछ गर्मी लेके आती है, जिससे चमगादड़ को इस बात का एहसास हो जाता है कि सामने कोई शिकार है, और उसकी साइज भी पता चल जाती है कि शिकार छोटा है कि बड़ा। अगर छोटा शिकार होता तो चमगादड़ उस पर अपना अटैक करके उसको खा लेता है, ठीक है ना। यही पूरा लिखा हुआ है इसमें, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। सोनार की कार्यविधि और इसके उपयोग, तो देखें ये कार्यविधि, ये पूरी कार्यविधि लिखी हुई है और ये है इसके उपयोग, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बच्चों ये प्रश्न है, मानव कान का किस प्रकार करता है सचित्र विवेचना। तो बच्चों ये प्रश्न पूछा तो नहीं गया है, मगर फिर भी क्या है, प्रश्न बैंक में ऐड किया गया है। तो मानव कर्ण का ये चित्र आप लोग देख सकते हैं, तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों को इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग चित्र तैयार करके चले जाइएगा। अगर आ गया ये प्रश्न तो केवल इतना पूछा जाएगा मानव कर्ण का चित्र बनाने के लिए, ठीक है ना। हालांकि इसमें ये लघुत्तरीय प्रश्न में शामिल है, तो इतना बड़ा प्रश्न तो नहीं देना चाहिए, इसलिए इसके आप लोग 50-50 है लगा लीजिएगा। अध्याय 13, हम बीमार क्यों होते हैं। इसमें आप लोगों को ये देखिए, विषाणु से कौन सा रोग होता है, जीवाणु से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजुआ से कौन सा रोग होता है, इनके उत्तर भी मैं बता दे रहा। विषाणु से कौन से होते हैं, डेंगू, बुखार, एड्स, इन्फ्लुएंजा, उपरोक्त सभी। फिर जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, ये भी सभी हैं, टाइफाइड, हैजा, एंथ्रेक्स। प्रोटोजुआ से होने वाले रोग क्या हैं, मलेरिया होते हैं, ठीक है ना। इनको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघुत्तरी का पहला, दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं। तो दीर्घ मतलब लंबे और काल मतलब समय, ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चले, जैसे कि टाइफाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो वही चीज़, तो शारीरिक क्रियाओं के असंतुलन, मनोवैज्ञानिक कारणों अथवा रोगाणुओं के संक्रमण के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले विकार को रोग कहते हैं। रोग का अर्थ होता है व्याधि, इसे अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होती है। अब देखो यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिए हैं, दीर्घकालिक रोग की परिभाषा पूछिए। दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं बच्चों, ऐसे रोग जो लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं और जिन्हें ठीक होने में बहुत लंबा वक्त लगता है, ये दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण लिख दीजिएगा, टाइफाइड या मोतीछरा, ठीक है ना। फिर ये प्रश्न है, संक्रामक और असंक्रामक रोग में क्या अंतर है, लिखिए। तो ये परिभाषा लिखी हुई है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। संक्रामक रोग क्या होते हैं, जब एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में वो फैल जाते हैं, जैसे कि आपका कोरोना वायरस भी एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है ना। और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं फैलते, इनको आप लोग देख लीजिएगा। और इनके कारण बताने हैं, रोग क्यों फैलते हैं, इनके 3 कारण आपको कर लेने हैं, और इनसे बचने के उपाय, कैसे बचा जा सकता है। तो बच्चों इनको आप लोग को तैयार कर लेना है, ठीक है। अध्याय 15, खाद्य संसाधनों में सुधार, तो इनको आप लोग को देख लेना। ऑब्जेक्टिव तो आपको पूरे तैयार करने हैं, इसकी कोई वो नहीं है। रबी की फसल कौन सी होती, खरीफ की फसल कौन सी होती है, तो इनको तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपकी बारी आई प्रश्न उत्तरों की। तो देखें ये तीसरा नंबर प्रश्न, कंपोस्ट क्या होता है या वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसके 2 उपयोग। तो ये देखिए, केंचुए से खाद के निर्माण करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। इसका महत्व ये लिखा हुआ है, क्या क्या फायदे होते हैं। फिर अंतरा फसलीकरण क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, ये बदल बदल के जो फसल बोई जाती है ना, उसे अंतरा फसलीकरण कहते हैं। ये बोल रहे सोयाबीन और मक्का को एकांतर पंक्ति में बदल बदल के, मतलब एक लाइन में सोयाबीन लगा दिए, दूसरी लाइन में मक्का लगा दिए, इस साथ एक साथ उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अंतरा फसलीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद फसल सुरक्षा प्रबंधन के 3 उपाय, इनको आप लोग देख लीजिएगा, कौन कौन से तरीकों से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो बच्चों ये रहे मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप लोग पढ़ लें और अपने बुद्धि विवेक का भी उपयोग करें। मैंने जो प्रश्न उत्तर आप लोगों को बताए हैं ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं और आपके पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट निकाले हैं। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।